मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने तकरीबन 1 घंटे के भाषण में अलग अलग पहलुओं पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि आज की सरकार पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को उनका अधिकार नहीं दे रही है। अखिलेश यादव के बोलने के बाद मुख्यमंत्री योगी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमने पूर्वांचल के सबसे बड़ी समस्या इंसेफेलाइटिस को अब खत्म कर दिया है। इंसेफेलाइटिस से पिछले 40 सालों में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई है और यह बच्चे दलित वर्ग से थे, पिछड़े वर्ग से थे, अल्पसंख्यक वर्ग से थे। लेकिन जब हमें सत्ता संभालने का मौका मिला तो हमने इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम किया। इसको खत्म करने में हमने पीढ़ियां नहीं देखा, क्योंकि हम सबके लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के स्वास्थ्य सुविधाओं के सवाल पर भी जवाब देते हुए कहा कि आज की तारीख में लोग सरकारी अस्पताल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज होगा। उनको विश्वास है कि वहां उनको डॉक्टर्स मिलेगा, उनको दवाइयां मिलेगी। इसी प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोगों को सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं था। सीएम योगी ने अखिलेश के सांड वाले हमले का जवाब देते हुए कहा, आपके पसंदीदा सांड का हम नंदी के रूप में पूजा करते हैं। इस बीच योगी ने शिवपाल की ओर इशारा करते हुए कहा, आप समझाते क्यों नहीं हैं। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में जब यूपी में भाजपा की सरकार बनी तो उन्हें एक जर्जर व्यवस्था मिली। इसे ठीक करने में समय लगेगा। सदन में बैठे लोगों को सीएम योगी ने विश्वास दिलाया कि डबल इंजन की सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। तो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने जब सवाल किए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, सांड को लेकर, कई सवाल उन्होंने दागे। उसके बाद जब बारी आई सीएम योगी की, वो खड़े हुए और उन्होंने एक एक करके जो है वो जवाब दिया और जवाब भी ऐसा दिया कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो सत्ता पक्ष है, जो अपनी बातों को समझाने में वो कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा है विपक्ष को। तो 1 घंटे के भाषण में अलग अलग पहलुओं पर सवाल खड़े किए थे अखिलेश यादव ने और उन्होंने कहा था पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है, ऐसी बातें उन्होंने कही। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी का जवाब दिया और कहा पूर्वांचल की सबसे बड़ी समस्या इंसेफेलाइटिस थी जो अब खत्म हो चुकी है। इंसेफेलाइटिस से पिछले 40 सालों में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई है और यह बच्चे दलित वर्ग के से थे, पिछड़े वर्ग से थे, अल्पसंख्यक वर्ग से थे। लेकिन जब हमें सत्ता संभालने का मौका मिला तो हमने इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम किया। इसको खत्म करने में हमने पीढ़ियां नहीं देखा। ये सरकार पहली सरकार है जिस सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में 2 अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। एक, वन्यजीव और मानव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में घोषित करना। ये हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में उठाया है और कोई भी व्यक्ति वह सर्पदंश से मरे, आपके पसंदीदा सांड से मरे, किसी हम तो, हमारे लिए तो प्रिय है ही, हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड को, हम तो करते ही हैं। शिवपाल जी क्या आप नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना, तो कुछ तो समझाया करो। सर्पदंश से, वन्य जीव से, सांड के मारने पर, ये सभी को आपदा की श्रेणी में घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। देखो, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे।
जब भी आपका नंबर आता है आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में मरीज इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको दवा मिल रही है, उसे डॉक्टर मिल रहे हैं। आपके समय में न डॉक्टर थे और न ही दवा। साल का पूरा कार्यकाल मिला था और मुझे बताते हुए गर्व है, हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर दिया। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। अश्विनी शाही जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। जेपी पांडे जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। संजय सिंह जुड़ चुके हैं, सपा के नेता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। सबसे पहले रुक कर लेते हैं संजय सिंह जी का। संजय सिंह जी, जिस तरह से सीएम योगी ने जवाब दिया एक एक करके, उनके जवाब को आप किस तरह से देखते हैं? सांड को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने उसको लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने यहाँ तक भी कहा था, भाई आपके समय में तो आप चाह रहे हो कि बूचड़ खाने में रहें, हैं? और तमाम तरह के जो सवाल पूछे थे अखिलेश यादव ने, एक एक करके उन्होंने जवाब दिया है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था आप लोग उन जवाबों से संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। संजय सिंह जी। सर, आपकी बात में पूरी सुन नहीं पाया फॉर डैट, परंतु मैं आज एक चीज आपको बता दूं बहुत स्पष्ट रूप से कि ये जो योगी जी सदन में कह रहे थे डबल इंजन की सरकार है, तो आप ये देख लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पर जिस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस मुद्दे पर केंद्र ने एक बात नहीं कही। नंबर 2, आप ये देखिए कि गाजियाबाद से लेकर बलिया बॉर्डर तक जिस शासन की ये बातें कर रहे थे, उस शासन के अंदर प्रदेश को क्या लाभ हुआ? क्या महिला सुरक्षा, क्या किसानों को खेती, या बाढ़ से जो फसलों को नुकसान हुआ है? आप केवल हमारे काम को देखकर उनकी बड़ाइयां लेकर आप सत्ता में बैठे हुए हैं। आप चीजों को गिनाइए कि पिछले 5 साल और ये 1 वर्ष 6 साल के दौरान क्या आपने उत्तर प्रदेश की जीडीपी, न्याय व्यवस्था, प्रशासन, महिला सुरक्षा में कितना बड़ा बदलाव किया है, जिससे प्रदेश की जनता आपको 2024 में एक बड़ा मैंडेट दे? आप केवल धार्मिक बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो चीजें आज इस रास्ते के लिए कहीं पर भी ठीक नहीं है। नहीं तो धार्मिक बात उन्होंने की नहीं सीएम योगी तो जी ने। माननीय संसद में तो धार्मिक बात की ही नहीं। सॉरी सर, संजय सिंह जी, मैं ये कह रहा हूँ कि विधानसभा के अंदर जब बहस चल रही थी तो उन्होंने तो कोई ऐसी धार्मिक बात की ही नहीं कि आप लोग कह रहे हैं धार्मिक मुद्दों को लेकर। आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ। आप केवल विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर कब तक आप माननीय अखिलेश जी के कामों को लेकर बैठेंगे? अच्छा, आप चीजों को समझाने का प्रयास करें। आपके पास आज भी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो सदन के अंदर आप ये कह सके कि ये माननीय अखिलेश जी से बड़ा काम, ये बड़ी लाइन हमने खींची है। आपकी सारे काम माननीय अखिलेश जी के काम के सारे छोटे हैं। ठीक है, आप एक मस्खरे की तरह सदन को चलाने की कोशिश करते हैं और उसकी जो अश्विनी शाही जी, कहने का तात्पर्य ये है, समझ ही रहे होंगे आप, कि इनका कहने का मतलब है कि भाई आप इनके कामों का ढिंढोरा पीट रहे हैं, आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं और सदन में भी खड़े हो जाते हैं तो आप लोग अखिलेश के ही कामों को गिनाते रहते हैं। आप देखिए आपके फूल गिरे। ठीक है संजय भाई आ रहे हैं, आप जवाब भी ले लीजिए। 17 में जाना चाहिए, 2022 में जाना चाहिए। 17 में नारा दिया इन्होंने, काम बोलता है, जनता ने नकार दिया। 22 में दोबारा नकार दिया। तो क्या काम इन्होंने किया था, इनको समझ जाना चाहिए कि काम क्या किया था। आते ही बहुत कुछ इल्जाम लगा दिया संजय जी ने और सीधा चले गए सेंट्रल और पता नहीं फिर वहां से बलिया तक लौटे। जीडीपी की बात इन्होंने की, ये 17 तक से 12 लाख करोड़ की जीडीपी थी। आज जो है जीडीपी जो है 20.5 लाख करोड़ की से ऊपर की है और आने वाले में 24 लाख करोड़ होने की पूरी उम्मीद है इस साल 23-24 में। तो ये क्या बात करेंगे, पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की बड़ी है। ओडीओपी हमारे 6 साल के सरकार में आज मील का पत्थर पूरे देश के लिए साबित हो रहा है। बाहर से आ रहे हैं G20 के लोग और कहां से आते हैं। ओडीओपी के जो है हमारे गिफ्ट माननीय प्रधानमंत्री जी उन लोगों को देते हैं। पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ करता था, आज एमएसएमई के वजह से
अब देखिए बीच में मत बोलिए संजय जी, थोड़ा शांत रहिए, फिर अपने टर्न पर बोलिएगा। तो आज ओडीओपी जो है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। हमने चारों तरफ ध्यान दिया। इनका जो है 2017 से लेकर जब 17 में हमारी सरकार आई 2013 तक हम लोगों ने लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर गन्ना भुगतान किया है। अभी भी हम नहीं कह रहे हैं कि पूरा पहुंच पाए, लेकिन गन्ना भुगतान अब 1 हफ्ता 15 दिन में हो रही है। कुछ मिलों को छोड़ दिया जाए, उनको ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है, मैं उसकी वो नहीं करता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था में किस तरीके से आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इनके एक सड़क भी इन्होंने बनाया और अच्छा काम किया, मैं सराहना करता हूं। लेकिन उसके बाद हम तो 19 पर काम कर रहे हैं भाई, आपसे हमारी तुलना ही नहीं है। उसमें 7-8 तो चालू हो चुके हैं, बाकी 1 आध साल में चालू हो जाएंगे। तो 1 और 19 जेवर एयरपोर्ट देखिए, 5-5 एयरपोर्ट हमने दे दिया। वाटर वो क्या कहते हैं, लैंड लॉक पूरा उत्तर प्रदेश है मनीष भाई, पूरा कहीं से जो है वो नहीं था। तो सड़क हमको चाहिए था, हमको परिवहन के साधन में एयरपोर्ट चाहिए थे, वाटर वेज हमने चालू किया है। तो हम तो चारों हर चतुर्दिक काम कर रहे हैं। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंसेफ्लाइटिस की बात की, इन लोगों की सरकार थी, हर साल हजारों बच्चे मरते थे। मुझे याद है, चूंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं, मुझे याद है माननीय मुख्यमंत्री जिस समय सांसद हुआ करते थे और सांसद होने के साथ वो लड़ाई लड़ते रहे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस की। सबसे बड़ा अस्पताल वही हुआ करता था। क्या स्थिति थी, इतनी बुरी स्थिति थी। उन्होंने 50,000 के लगभग आंकड़े दिए कि कितने साल में 50,000 बच्चे मरे हैं। और वो बच्चे कौन से थे? जिनके लिए ये पीडीए की बात करते हैं, वोट लेने की। ये वही है जो वहां पर आजम खां जी जो बात करते हैं, जो कपड़ों से बू आती है, ये लोग कपड़ों से बू वाले हैं। कहते हैं कि पीडीए का वोट चाहिए, लेकिन पीडीए के लिए कुछ नहीं करना है। उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज चलता है। उत्तर प्रदेश संगठन अपराध से मुक्त हो चुका है, कानून व्यवस्था बेहतर हो चुकी है। और मैं अगर गिनाना शुरू करूंगा मनीष भाई, तो पूरा शो आपका खत्म हो जाएगा। जेपी पांडे जी, सीएम योगी ने एक एक करके जो सवाल पूछे थे नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने, एक एक करके जवाब दिया। और जिस तरह से वो जवाब दे रहे थे उससे कहीं ना कहीं, और जिस तरह से हम लोग देख रहे थे, संतुष्ट नजर आ रहे थे ये लोग। आप लोग को भी लग रहा है कि काम हो रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश में ये है, काम हो रहा है, संतुष्ट हैं कांग्रेस? देखिए, अगर आपको, हमें लग रहा पत्रकार हैं, तो लोकतांत्रिक सर्टिफिकेट तो हमसे नहीं चाहिए कम से कम। किसी देश में अगर प्रतिपक्ष और मीडिया सत्ता के तर्क से संतुष्ट नजर आने लगे मित्र, तो लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील ठोक दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गणेश शंकर विद्यार्थी कहते थे जो मीडिया होता है वो सत्ता का सनातन प्रतिपक्ष होता है, और केवल वैचारिक नहीं। उन्होंने जो शहादत हासिल की थी, राष्ट्रपिता जब वहां गए थे इसी कानपुर में, तो कहे थे अगर मेरी मौत आए तो मैं गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह मरना पसंद करूंगा, वैसे ही मरे। तो आप पहले तो ये, इससे मैं घोर असहमति व्यक्त करता हूँ, चाहे पक्ष में कोई भी हो। अब आज के इनके जब मतलब संवैधानिक नैतिकता इनमें बची नहीं है। मोदी योगी के नेतृत्व की तो मैं बात ही नहीं करता, जब अटल जी का भी दौर था तब भी प्रतिपक्ष में लंबी पारी उन्होंने खेली थी। तो जाहिर है कि हम अगर जनता की रहनुमाई कर रहे हैं, इनकी सीमाएं बताने के लिए बैठे हैं कि हम संतुष्टि के लिए बैठे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, पहले तो ये कुछ मतलब ही नहीं। और जो इन्होंने तर्क प्रस्तुत किया है, हमारे मित्र कह रहे थे कि पूर्वांचल में खास बीमारी से मुक्ति दिला दिए, इंफ्लाइटिस से, और ये वो लोग थे जिनके कपड़ों से बू आती थी। अरे भैया, कपड़ों से बू तो योगी जी की मनुवादी सोच से आती है कि एक सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति, मतलब आदरणीय मुलायम सिंह यादव कहिए कि केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, और अखिलेश यादव जो है एक लोकतांत्रिक वैज्ञानिक रेशनल अप्रोच वाले लीडर हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। उनका अगर विजनरी कहिए कि कमेंट चाहे सदन में हो, बाहर पढ़ लीजिए, तो देश और प्रदेश को मतलब 21वीं 22वीं सदी में ले जाने के लिए कौन सा है, मतलब कहिए कि स्पेस तलाशता, वो कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी अखिलेश यादव जी की कुर्सी पे गंगा जल डाला गया। वो मतलब आजम खान को आती है, और केवल उन्हीं पे गंगा जल नहीं, ये जो सनातन संस्कृति की बात करते हैं कि सबको बराबरी देते हैं, सीधी में जो पिशाब की गई थी ना एसटी पे,
वो कोई सपा का सदस्य कांग्रेस का नहीं था, इन्हीं का था। और बता दें हम आपको, इंद्र मेघवाल राजस्थान में एक बेचारा 4 साल का दलित छात्र था, उसने पानी मटकी छू ली थी, पीट के हत्या हो गई थी। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन टीचर ऐसा हो सकता। हमने बहुत रिसर्च किया राजस्थान में। जानते हैं वो कौन थे? वो ठाकुर छैल सिंह सरस्वती शिशु मंदिर के थे। तो ये विषयांतर होगा, मैं बताऊं, इसलिए ये अपनी दुखती रख पे क्यों हाथ देते हैं? जिनका जन्म ही इसीलिए हुआ है, जो जाहिर है कि दलितों, पिछड़ों, अकलियतों और महिलाओं का तो हिंदू कोड बिल आ रहा था, कौन विरोध कर रहा? आज महिलाएं, चाहे आप उत्तराखंड से बैठे होंगे, उत्तराखंड में ही हमारी कहिए कि निश्चित रूप से उस बहन के साथ भाजपा के ही कार्यकर्ताओं के कारण उसको वेश्यावृत्ति में ढकेला जा रहा था, जीवन से हाथ धो ली। यहाँ आप अगर देखिए, घटनाएं मसला नहीं है कि हाथरस घटना हुआ हो, कुलदीप सेंगर का हुआ हो, ब्रजभूषण का हुआ हो, चिन्मयानंद का हुआ हो, बचाव एक किसका करते हैं? बहनों के साथ खड़े नहीं होते, हमेशा हम बलात्कार के आरोपियों के साथ खड़े होते। तो ये इनके मुंह से ये अच्छी तो लगती नहीं बात कि आधी आबादी अकलियत सामाजिक न्याय की बात करें। जहां तक आर्थिक मसलों का सवाल है, योगी जी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। जानते हैं उत्तर प्रदेश में 1 लाख की आबादी पर कितना बेड है? 13 बेड है जिला अस्पताल में, और योगी जी कह रहे हैं कि लोग आ रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ, नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए मित्र। बड़े राज्यों में स्वास्थ्य के जो इंडेक्स है हमने नहीं बनाए, नीति आयोग को तो आप मानेंगे ना। अगर आप हंगर इंडेक्स उठाएंगे या फिर कहिए कि निश्चित रूप से पीसीआई का आंकड़ा दे, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों में सबसे नीचे उत्तर प्रदेश है। और उसी नीति आयोग के बिल्डिंग के सामने जब कोरोना काल में यहाँ लाशें तैर रही थी गंगा जी में, और शायद ही किसी घर का कोई व्यक्ति हो जिसने बिना दवा इलाज के तड़पते हुए अपने स्वजन को मरते हुए ना देखा। चलिए वो विपदा थी, लेकिन झूठ बोलने के लिए नीति आयोग के यहाँ होर्डिंग लगी हुई थी, उत्तर प्रदेश नंबर 1। तो जाहिर बात है कि यहाँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमारे मित्र बात कर रहे थे, अरे आप सड़क बनाते तो कलकत्ता का फ्लाईओवर थोड़ी कट पेस्ट करना पड़ता। तो जाहिर बात है कि इनका और इनके चिकित्सा विश्वविद्यालय की मैं बात करूं, आप लखनऊ में हाई कोर्ट के बगल में चले जाइए, लोहिया इंस्टीट्यूट का एकेडमिक ब्लॉक है, वही बड़ी सी होर्डिंग उसी एकेडमिक ब्लॉक पे लगी है, अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय चल रहा है, मतलब प्रचार भी हो जाता। तो स्वाभाविक है कि जब कागज पे ही दिखाना है कि हमने, जब प्रधानमंत्री बाहर विदेश की धरती पे बता रहे हैं, अश्विनी साई जी जवाब दे दीजिए। IIT बोलते हैं ना झूठ की, अश्विनी साई जी तो सदन में इनके लोग झूठ बोलते हैं। ठीक है जेपी पांडे जी, ठीक है, ठीक। अब जवाब भी हमारे कांग्रेस के मित्र ने एक बहुत अच्छी बात कही, और मैं सम्मान करता हूं इनकी इस बात का कि हमारी सीमाएं बताने के लिए ये बैठे हैं। मैं सम्मान करता हूं, एक विपक्ष का ये काम होना चाहिए, मगर क्या करें बेचारे, 2% से कम वोट हो गया, 2 विधायक हो गए, वो भी अपने बल पर जीते हैं, कांग्रेस तो खत्म है। लेकिन ये काम जो है समाजवादी पार्टी को करना चाहिए, सीमाएं बताने का। सीमाएं बताने में जो है चूक गए हमारे मित्र लोग, वहां पर विपक्षी दल के नेता। जब बाढ़ का मुद्दा उठाने की बात होती तो बाढ़ के मुद्दे पर उनको गोरखपुर का सिर्फ जो है गलियों का पानी नजर आया, उनको ये नजर नहीं आया कि पश्चिम के 36 गांव बाढ़ और सूखे से प्रभावित हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको मुआवजा भी दे दिया है, और हम उसकी देखभाल करते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा, सीधी में पेशाब कांड। भाई अभी परसों एक MLA ने सुना है पुलिस वालों से एक पेशाब करवा दिया, किसी जो है राजस्थान में ही आप ही की सरकार है, वो इंडी गठबंधन जो है उसी की सरकार है, अभी करवाया है, विधायक ने करवाया पुलिस वाले से। तो जेपी पांडे को थोड़ा याद रहेगा जी, वो नहीं याद रहेगा। दूसरा, अभी कह रहा है कि जो मणिपुर और चाहे दूसरी जगह घटनाएं हुई, मैं घटनाओं का जिक्र ही नहीं करता, मैं उस माननीय मंत्री का जिक्र करता हूं जिसने सिर्फ इतना कह दिया कि अपने गिरबान में गहलोत साहब को झांकना चाहिए, उसको दूसरे दिन बर्खास्त कर दिया गया मंत्रालय से। इसका मतलब कि वो क्या वहां हो रहा है, ये हमारे कांग्रेस के मित्र को देखना चाहिए। महिला आरक्षण बिल का विरोध किसने किया था? महिला आरक्षण की बात करते लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जी ने। कौन ला रहा था ये सबको पता है, और सदन में विरोध किया गया था उसका महिला आरक्षण बिल, और क्यों नहीं आया? इनके विरोध की वजह से। यही आपके आदर्श लोग थे जिन्होंने महिला आरक्षण बिल पर ये काम किया था। अस्पताल की बात आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में
6 साल में जब से हमारी सरकार आई है, हमने जो मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, उन मेडिकल कॉलेज में जो सीट बढ़ी है, उसके डॉक्टर जो है अब तो निकल कर बाहर आने लगे। उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों का अकाल हो गया था, डॉक्टर नहीं रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने डॉक्टर निकालते समय इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। मेडिकल कॉलेज जो भी हमारे वो बने, उसमें हमने सामान की सप्लाई दी। तो आज हमारे पास डॉक्टर भी बढ़े हैं। आज हमारे लोग प्राइवेट अस्पतालों को, देखिए जिसके पास पैसा है वो जाएगा, मगर दो चीजें हैं। सरकारी अस्पतालों में चलिए दिखाएं किस तरीके से मरीज आ रहे हैं। आयुष्मान कार्ड हमारा जो चल रहा है, आयुष्मान कार्ड हमारा जो है लोग लेकर वहां पहुंच रहे हैं, और एक गरीब जिसको इलाज नहीं मिलना चाहिए उसको इलाज मिल रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं 2-4 मुद्दे और बताना चाहता हूं। कांग्रेस के लोग तो जिस हिसाब से संवेदनशील हैं मनीष भाई, वो दिख रहा है कि मुझे भी अभी सदन में पता चला कि जिसके घुटने में दर्द होता है वो क्या कहते हैं, संवेदनशील नहीं रहता, वो अहंकारी हो जाता है, भेड़िया रहता है वो जिसके घुटने में दर्द होता है। 18-20 मिनट हमने भाषण सुना। ऐसे ऐसे तो संवेदनहीन नेता है इस देश में जो फ्लाइंग किस करते हैं सदन में, आंख मारते हैं सदन में। ये लोग देश का कायाकल्प करेंगे? अरे धन्य है देश, और धन्य है इस देश के आशीर्वाद से उपजे हुए दो नेता, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी और दिल्ली में माननीय मोदी जी, जो पूरे भारतवर्ष के लोगों ने उनको जिताकर अपने सर आंखों पर बैठाया है, और उनके दुख और सुख में। एक मैं कोरोना काल तक की बात करता हूं। इन लोगों ने बड़ा विरोध किया, भाई ये तो भाजपा की वैक्सीन है, कि हम कैसे लगवाएंगे। कांग्रेस ने तो क्या क्या कह दिया। देखिए कांग्रेस कितना बुरा है, कोई भी कैसे इनको वो होगा कि भाई हमारे देश के अडानी या अंबानी हो, एक बड़े व्यापारी हो जाए, तो अडानी का विरोध वहां शुरू हो गया। उसके 34 लाख करोड़ या 34 अरब करोड़ डूब गए, तो वो देश का नुकसान नहीं हुआ। इन लोगों को वो उसको पता नहीं कहां से हिंडनबर्ग आ गया था, उसी के रिपोर्ट को लेकर एक सत्र नहीं चलने दिया इन लोगों ने। तो देश का व्यापारी अगर बड़ा हो जाएगा तो इनको बुरा लगेगा, क्योंकि चाइना का आदमी पीछे चला जा रहा है। चाइना से एमओयू साइन करते हैं कांग्रेस, और वो बताते नहीं है कि हमने क्या साइन किया और किस हैसियत से गए थे। जी ठीक है संजय सिंह जी, देखिए यहाँ तो अब सवाल ये है कि अभी आपने देखा किस तरह से अश्विनी शाही जी ने भी गिनाया क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, मोबाइल की कई सारी कंपनियां यहाँ पर लग गई हैं नोएडा के अंदर, रिवर फ्रंट के अंदर एक ही झूले पर बैठकर जिनपिंग के साथ कौन झूला झूल रहा था। फोटो बहुत पुरानी नहीं है, आप अभी खंगालिए। 3 साल के अंदर कितनी बार जिनपिंग साहब दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से दिल्ली कितनी बार आए हैं? झूला कौन झूल रहा था इसके साथ? हम तो नहीं झूल रहे थे, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस वाले तो झूला नहीं झूल रहे थे। झूला कौन झूल रहा था? झूला तो आप ही झूल रहे थे ना। तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा था कि आपने बार बार बुला रहे थे। और रही बात माननीय अखिलेश जी की, तो आप एक चीज देखिए, जितनी इन्वेस्टमेंट, जितनी कंपनियां माननीय अखिलेश जी के समय आई थी, कितनी कंपनी आई थी संजय भाई, कितनी कंपनी आई थी? आप बता दीजिए कितनी कंपनी आई थी संजय सिंह कंपनी का आप, जिस सैमसंग कंपनी का आप ढिंडोरा पीट रहे हैं, वो माननीय अखिलेश जी के साथ के समय लाई गई थी। वो आप बताइए, नोएडा के अंदर बड़ी बड़ी कौन सी इंडस्ट्री ऐसी लगी है 6 साल के अंदर? फिर वही बात कही जाएगी कि दिल्ली से सटा हुआ, आपके दिल्ली से सटे हुए जो भी आपके यूपी के जिले हैं, संजय जी से पूछ उनके अंदर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मीट में लोग बॉम्बे गए थे, गाजियाबाद, अरे मैं बता रहा हूँ सर, सुन लीजिए। राजनाथ सिंह जी गाजियाबाद से सांसद रहे, वीके सिंह गाजियाबाद से सांसद रहे। जो कैरिडोर बनाया है माननीय अखिलेश जी ने, उस कैरिडोर ने गाजियाबाद की तरक्की कर दी। आप बता दीजिए, आप बताते चलिए, गाजियाबाद से शुरू करके बताते चलिए कि आपके सारे सांसदों ने मिलकर कौन सा नया काम किस जिले में किया है। आप बता दीजिए, आपके तो सांसद किस मुँह से क्षेत्र में जाएंगे वोट मांगने के लिए? आप बताइए, आपके पास आप एक एक जिले का बताते चलिए, हॉस्पिटल बताते, आपने पुराने बिल्डिंगों के ऊपर पर्दे डालकर उद्घाटन करवा दिए, आप बताइए
आप एक एक करके बताते जाइए, हम भी मान लेंगे कि जो आपका उत्तर प्रदेश की जनता आज नहीं संजय भाई, अपने दम पर अगर वो बता देंगे तो मानेंगे आप। माननीय अखिलेश जी ने जो लैपटॉप नहीं, बांटे थे, एक मिनट संजय सिंह जी, सुनिए ना, संजय भाई सुन लीजिए ना, ये बताइए लोगों को। संजय भाई सुन लीजिए ना, अगर अश्विनी जी बताएंगे तो आप मानेंगे? देखिए नहीं बताने के लिए जेपी पांडे जी ने तो एक लंबा चौड़ा अभी इतिहास हमको बता दिया था मीडिया को लेकर और ना जाने क्या क्या उन्होंने बताया। अब आप बताइए, आप मानेंगे? अगर वो बताएंगे तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि बना है कि नहीं बना है? तब तो हम लोग हमारे कामों के रिबन काटते काटते आप सत्ता में बैठे हुए हैं। हाँ। और आप सत्ता का जो हस्तांतरण भी होगा ना, उस समय भी आप हमारे ही काम का रिबन काट रहे होंगे। अच्छा, आपका नया काम तो कुछ है ही नहीं। हाँ। अश्विनी भाई को नया काम बता दीजिए कुछ, ताकि कुछ संतुष्टि हो संजय सिंह जी। चलिए मैं टेक्निकल चीजों पर दो बातें करता हूं। हमारे संजय जी बताइए कितने साइबर थाने आपके समय थे, हमको गिनती बता दीजिएगा। दूसरा, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी आपने कब बनाया ये भी बता दीजिएगा। यूपी में जो स्थापना हुई, एसडीआरएफ की कितनी वाहिनियों का गठन आपने किया ये बता दीजिए। 5 साल के अंदर अरे भाई बता दीजिए ना, महिला पुलिस कर्मियों का कितना आपने बढ़ाया? उसने 5 साल में उतना पीछे लेकर चले गए। पूछ रहे हैं, आगे कहाँ ले जा रहा तो बता दीजिए। ठीक है, पूछ रहे हैं अश्विनी शाह जी कुछ पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हम तो पूछ रहे हैं, पीछे कहाँ ले गए? हमने पूछा कितना महिला कंपनी आपने पुलिस का वो करा दिया, जरा बता दीजिए। आप भी देख लीजिए, पुलिस की भर्ती होती थी, कहा कि महिलाएं पुरुष भर्ती होते थे। अखिलेश जी की देन है, माननीय अखिलेश जी की देन है। आप बताइए ना। जो अरे भाई, चांद पे पिछला मिशन जो गया था ना सबसे पहले वाला, वो यूरी गागरीन वाला, उसमें भी समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर जो है वो लोग गए थे। ये कहिए ना, ये उत्तर प्रदेश में चार चार टर्म आया। अभी कल सदन में 4 टर्म का माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब नहीं दे पाए कि 4 टर्म से इंसेफ्लाइटिस कैसे नहीं खत्म हो पाया। 4 बार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी रही, कैसे नहीं खत्म किया? डकैतों की बात क्या, डकैत उन्मूलन, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी को बीपी सिंह डकैत कहते थे। बताइए क्यों नहीं अपराध खत्म हुआ? अतीक को पालते रहे आप, मुख्तार को पालते रहे आप, क्यों पालते रहे भाई? ठीक है जेपी पांडे जी, ठीक है, नेहरू जी ठीक है योगी जी कहते हैं सारी समस्याओं संजय भाई, ठीक है, तो समस्याओं को तो आप खत्म करिए ना। ठीक है जेपी पांडे जी। क्या संजय सिंह जी, जेपी पांडे जी, सवाल ये है जेपी पांडे जी, आपने संतुष्टि की बात की थी कि संतुष्टि नहीं मिल सकती है, और तो संतुष्टि जब मिल नहीं सकती है तो फिर बहस क्यों होती है सर जेपी पांडे जी? और आप जवाब मांगेंगे, वो जवाब देंगे। अगर आप सत्ता में है कहीं पर, अगर कोई जवाब मांगता है तो संतुष्टि किस तरह से दी जाएगी? संतुष्टि तो स्वाभाविक है कि निश्चित रूप से राज्य की सीमाएं होती हैं, कोई जादू छड़ी नहीं होती है, और उसकी नीतियां जो भी होती हैं उसकी परिधि से कहीं न कहीं हाशिए का समाज वंचित जाने अनजाने में रहता है। और प्रतिपक्ष का, मीडिया का ये कर्तव्य है कि जो किसी भी राज्य की गतिविधि से पीड़ित है या उसकी लाभ की योजनाओं से वंचित है तो हम उसकी ओर ध्यान दिलाएं। तो हम संतुष्ट, जब तक एक अंतिम आदमी के आंसू मतलब बह रहे हैं तो उसको पूछने का काम सत्ता के प्रशासनिक अधिकारी तो करेंगे नहीं। और सत्ता का स्वाभाविक चरित्र होता है, जो भी बैठेगा पावर करप्ट करती है, अब्सोल्यूट पावर अब्सोल्यूट करप्ट करेगी, और एक अकेले आदमी की शासित पार्टी है। हमारे मित्र, बड़ा अच्छा हुआ कि 2-3 सवाल उन्होंने उठा दिया है, कुछ बाढ़ का और चीन का, अडानी की बड़ी चिंता करी है। तो बाढ़ के संदर्भ में इनको हम बता दें कि बाढ़ अकाल की जो समस्या है मित्र, वो प्राकृतिक नहीं है भारत में, वो राज्य की विफलता की सूचक है। आपके ने ही बनाया था, कलाम साहब को राष्ट्रपति अटल जी बनाए थे, तभी एक साझी योजना थी कि नदी जोड़ो परियोजना कर दीजिए। और मैं आपको अति संक्षिप्त बता दूं कि भारत में सकल सिंचाई, इंडस्ट्री और डोमेस्टिक उपयोग के लिए कुल 800 अरब क्यूबिक घन मीटर पानी की जरूरत होती है, और एवरेज मानसून से 800 गुणे 5 कर लीजिएगा, 4000 अरब क्यूबिक घन मीटर पानी बरसता है। तो पानी ये जो होता है वो 160 सेंटीमीटर की जोर भारत में तराई पट्टी पकड़े पूरा चली जाती पूर्वांचल तक, इलाहाबाद का पूरा पूर्वांचल ले लेती है। यहाँ सरप्लस है, और ये पूरे भारत के संदर्भ में देखेंगे तो 13 राज्यों में बाढ़ की शक्ल में पानी चला जाता है। आपको करना क्या था? कांग्रेस से सीखने की जरूरत थी। आप जाके गूगल सर्च कर लीजिएगा, राजस्थान नहर निकाल लीजिएगा, अमेरिका हो या अटकामा का मरुस्थल हो या ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल हो, चीन में भी गोभी का मरुस्थल है, तब जेसीबी नहीं थी। इच्छा शक्ति अगर थी तो 625 किलोमीटर
लंबी नहर उस रेगिस्तान में है, प्यास का पूरा पानी आ जाता है। और श्रीगंगानगर जिला जो 40 सेंटीमीटर वर्षा भी नहीं होती, वहाँ दुनिया एशिया का सबसे बड़ा फार्म हाउस है सूरतगढ़, वहाँ की कपास की खेती होती है। वो जो मरुभूमि थी वो सस्य श्यामला भूमि बन गया। आपकी ट्रिपल इंजन की ना सरकार है, आप 7 जिले हमारे पास शुष्क है ना बुंदेलखंड के, बाकी मध्य प्रदेश में है भाई। उरई जालौन से चले जाइए, झांसी, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, ललितपुर, ये बुंदेलखंड में आता है ना। आप उरई जालौन से नहर काट देते, वहां कहिए कि निश्चित रूप से बनारस, मिर्जापुर से नहर काट के, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है मिशन चंद्रायन के देश में। सिंचाई के बजट कितना बढ़ाया इन्होंने, आपको मालूम है? 2300 किसान प्रतिदिन भूमिहीन हो रहे हैं, प्रतिदिन इन्हीं का आंकड़ा है। और वो भूमिहीन होके क्या बनते हैं? दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूरों का आंकड़ा ये हो गया भाई कि दिहाड़ी मजदूरों की सबसे बड़ी योजना मनरेगा थी, वो भी शायद यूरी गागरिन बनाए रहे होंगे, क्योंकि कांग्रेस तो बनाई नहीं थी। 30,000 करोड़ की कटौती कर दी है ये। 100 दिन का रोजगार नहीं, 40 दिन का मयसर हो रहा। अब आज किसान नहीं, 115 दिहाड़ी मजदूर प्रतिदिन मर रहा। उत्तर प्रदेश में जो करे ओडीओपी, अरे भैया ओडीओपी है तो जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर की रिपोर्ट 2021-22 की पढ़ लीजिए। 1 करोड़ 23 लाख लोग कोई सैर करने नहीं जा रहे हैं। 1 करोड़, सुन लीजिए फिर से, 1 करोड़ 23 लाख लोग 2020-21 जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर की रिपोर्ट पत्रकार महोदय पढ़ लीजिएगा, भाजपा के लोग तो नहीं पढ़ेंगे। यूपी से माइग्रेट होके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में गए हैं और असंगठित सेक्शन में जाके भैया बन के अपमानित हो रहे हैं और ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या ओडीओपी से रोजगार दे रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अडानी की चिंता। अरे भाई ये तो पहले प्रवक्ता हमको मिले। हमारा सवाल तो ये था कि 30,000 करोड़ रुपया, 20,000 से ज्यादा जो सेल कंपनियों से आया था, वो कहाँ से आया था? 62 नंबर का व्यक्ति अगर 2 नंबर का बन गया पूंजीपति, तो पूंजीपति तो टाटा भी है, बिरला भी है, रिलायंस भी है, लेकिन कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि इन्हें कष्ट है, तो उन्हें कष्ट है कि उसका राष्ट्रीयकरण कर लीजिए। अगर कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस से प्रेरणा लेते तो ना सूखा रहता न बाढ़ होती। कांग्रेस से प्रेरणा लेते आप तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का साहस चाहिए। ठीक है अश्वनी शाही जी, पहले ना सूखा होता था ना पहले बाढ़ आती थी कांग्रेस के समय, और आप लोगों ने उनसे क्यों नहीं लिया भाई, विचार विमर्श क्यों नहीं किया अभी कांग्रेस से? मनीष भाई, मैं लगभग, मेरी उम्र 55 साल हो रही है और हमारी शुरुआती शिक्षा हमारे गांव में ही हुई है। तो 56 साल तक इन लोगों ने सरकार चलाया है, कांग्रेस ने देश में 56 साल तक शासन किया। लेकिन पहले हम लोग हर साल अपने दरवाजे पर जो है और अपने घरों में कमर के बराबर पानी हम लोग झेलते थे, हर साल झेलते थे। लेकिन 2000 के बाद कोई बाढ़ नहीं आई है वहां। तो कितना अच्छा काम किया था कांग्रेस ने, ये दिख गया। और मैं सारी नदियों का नाम बता सकता हूँ। छोटी गंडक भी है उधर, हमारे यहाँ खनुआ भी है, बड़ी गंडक से पानी आता है, और हर जगह उधर की व्यवस्थाएं जो जिस तरीके से हैं इनको पता नहीं। बुंदेलखंड का नाम लिया, इतने दिन तक 56 साल तक पूरे केंद्र में सरकार में रहे, हर घर में पलायन क्यों होता था? पानी नहीं था वहाँ। और आज हम हर घर को नल से जोड़ने की योजना में पलायन इसलिए होता है। बता रहे हैं भाई, हम एक एक, आपने जो सवाल किया हम एक एक सवाल का जवाब देंगे। थोड़ा धैर्य से सुनिए पांडे जी। गलत बात पांडे जी थोड़ा ध्यान से, धैर्य से सुनिए। आप बीच में जब देखिए अकुलाहट नहीं होनी चाहिए। जेपी भाई, आप जेपी पांडे जी, आप बोल रहे थे, वो सुन रहे थे, उनको बोलने दीजिए, वो सुन रहे हैं, वो आप सुनिए, धैर्य से जवाब तो दीजिएगा, आएंगे सवालों को धैर्य से सुना और धैर्य से जवाब दे रहा हूँ। आप भी दिमाग में रखिए, बता दीजिएगा। पलायन इसलिए होता था, वहां पर एक जो है अन्ना वो होता था पशुओं का, जो सड़क पर पशु छोड़े जाते थे, जो किसानों के पास पानी नहीं रहता था कि हम अपने नहीं पी सकते हैं, पशुओं को नहीं पिला सकते हैं, तो पशुओं को पूजा करते थे, हे पशु हमारे खाने का नहीं, हम खुद जा रहे हैं, आप अपना देखिए, जंगल में जाइए। ये स्थिति वहां थी। आज हर घर को नल से जोड़ने की योजना किसकी है? उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की भागीदारी है। केंद्र सरकार की 44 योजनाएं चल रही उत्तर प्रदेश में, जिसमें हम नंबर 1 पर हैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। आपने पलायन की बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कहा आपने। पलायन हो रहा है, पलायन क्या पहले नहीं होता था? मैं आज की बात कह रहा हूँ, आप मुंबई चले जाइए मनीष जी, आज बहुत बड़े बड़े नाम हैं, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से, सुल्तानपुर जिले से
2-3 पीढ़ी पहले क्या करने गए थे? कोई चौकीदारी करने गया था, कोई वहां खटाल खोला था, कोई कुछ किया था। तो पलायन तब भी होता था। पलायन नहीं होता है, रोजगार के उसमें तलाश में हर व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है, और उसी में कुछ होते हैं जो पहले भी अपना जर जमीन बेच कर निकल जाते थे, कुछ लोग होते हैं कि आते हैं लौटकर, अभी भी जड़ें उनकी वहां रहती हैं। तो ये पलायन नहीं हो रहा है। आप लोगों के जो आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ रहा है कि उसमें रोजगार लोगों को मिल रहा है। ओडीओपी ने रोजगार देने की सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। पलायन की बात करते हैं ये लोग बात कर सकते। 56 साल तक जिसने राज्य किया पूरे देश में, उसके कह रहे हैं कि हमने जो है ये नहर नदी बनाया। अरे भाई, कोई एहसान किया आपने या हम एहसान कर रहे हैं? हम लोग एहसान नहीं कर रहे हैं। 56 साल तक क्या आप शासन कर रहे थे तो आपका ये भी वो नहीं था। हाँ, ये जरूर किया था आपने कि उधर चाइना वाला जो था, एक महावीर जी थे, उन्होंने कहा कि चाइना में आपने दान कर दिया पता नहीं कितने हजार वर्ग किलोमीटर। तो नेहरू जी ने कहा अरे भाई उपजाऊ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आपके सर पे बाल भी नहीं है, इसको भी काट कर दे दीजिए। तो ये चीजें इन लोगों ने किया है। अभी एक नई 2-3 चीजें आई हैं मनीष जी, उसका जिक्र बहुत जरूरी है। हमको 1 मिनट जरा समय दे दीजिएगा। जी 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 नहीं, जी एकदम कच्छा ताबू द्वीप यहीं पर है, श्रीलंका रामेश्वरम से 20 किलोमीटर दूर, जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और मैंने लग रहा है कि उसके पहले एक बार आपके भी चैनल पर जिक्र मैं कर चुका हूं इस चीज का, इन लोगों ने दिया है। इंदिरा जी ने बगैर संविधान में संशोधन किए हुए अपनी उस मित्र को, जो प्रधानमंत्री वहां की थी, उनको वो द्वीप दे दिया, दान कर दिया। ये देशद्रोह कैसे किया इंदिरा जी ने, ये पूछना चाहती है जनता। आज उस द्वीप को कश्मीर श्रीलंका ने उसको दे दिया है लगभग चाइना को। चाइना आके आपके 20 किलोमीटर दूर आकर बैठ रहा है। एक कोको द्वीप है, म्यांमार को दे दिया इन लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, और म्यांमार ने चाइना को दे दिया, वहां पर चाइना आकर बैठा है। तो इन लोगों ने इतना शानदार काम किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के इस 9 साल की सरकार से पूछते हैं कि आपने क्या किया? अरे हमने वो किया। आज देश में जो है जितनी विदेश नीति हमारी शानदार हुई, अर्थ हमारा देखिए पूरा विश्व कह रहा है, IMF से लेकर, और अपने हिंदुस्तान का SBI कह रहा है कि सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कौन है, तो हिंदुस्तान है। आज मनीष जी, अगर परचेज पावर में देखा जाए तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था हैं, वैसे हम 5वीं हैं। आज कौन था? 10 से ऊपर थे हम अर्थव्यवस्था। डबल डिजिट में महंगाई नरसिम्हा राव जी के सरकार में होती थी। सोना गिरवी रखने का इन लोगों ने काम किया। आज हमारे यहाँ रिजर्व देख लीजिए, रिजर्व नहीं रहता था इनके पास, आज हमारा रिजर्व 600 अरब डॉलर से ज्यादा का है। लेकिन क्या थे ये लोग? सोना गिरवी रखकर देश में काम चला रहे थे। और बड़े भारी अर्थशास्त्री इनके उस समय से वित्त मंत्री, और नरसिम्हा राव जी तो विद्वान थे ही थे। इन लोगों ने क्या क्या देश को डुबाने के लिए। और अभी हमारे संजय जी का एक लाइन का जवाब देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। कह रहे थे ना झूला झूल रहे थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे, वो देश के राष्ट्रपति थे। झूला झूले, आना जाना वो रहता है, दुश्मनी नहीं, दुश्मनी अपने जगह पे, व्यापार अपने जगह पर, झूला। लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस का एक सांसद किस हैसियत से बुलाया जाता है और देश के राष्ट्राध्यक्ष नहीं बुलाए जाते हैं उस गेम्स में, जबकि वर्ल्ड के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए थे। और चोरी से इन लोगों ने कौन सा MOU किया था या किस हैसियत से किया था, ये देश जानना चाहता है। पांडे जी, आप जवाब दीजिए। जी जी संजय, JP पांडे जी। अच्छा बोलिए जी जय पांडे जी, जवाब दीजिए अश्वनी शाही जी के जो सवालों का। भाई, हमारी तो बड़ी उम्र है, लेकिन अर्थशास्त्र का इतना बड़ा विद्वान तो हमने देखा ही नहीं। इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। रियली चीजें हम नोट किए हैं, वो हमारे बस का नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र का बहुत बढ़िया तथ्य इन्होंने बताया है, और उसकी तो बात करना मुश्किल है। लेकिन चूंकि महंगाई इस समय नहीं है, नरसिम्हा राव के पीरियड में थी 150 रुपया किलो टमाटर, 200 बिक रहा। खुदरा महंगाई को महंगाई नहीं समझते, इनको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होगा। इन्होंने कह रहे थे कि पलायन के लिए थोड़ी कोई जाता है। मतलब चौकीदार गया अपने पौरुष से, अगर वो करोड़पति बन गया, फर्म का मालिक बन गया, तो हमारा राज्य के नेतृत्व को कौन सा बधाई उस समय। दूसरी चीज ये है कि ये चीन का नाम ले रहे थे, तब हमने कहा कि हमको 1 मिनट दे दीजिएगा। देखिए, चीन की प्रतिरक्षा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का मसला है, उसे बड़े सतही ढंग से करना ही नहीं चाहिए था। निश्चित रूप से 62 में चीन ने पीठ में छुरा भोंका था, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व बाहर से नहीं भाग रहा।
अभी फिलहाल गलवान घाटी में जो समस्या आ गई थी, उसके बाद जो समस्या है, जो सीडीएस का कमेंट है, मोदी जी झूला झुलाएं वो मैं नहीं कर रहा हूँ, उनको मुबारक हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी फौज उस फिंगर पॉइंट तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। चीन की क्रीपिंग पॉलिसी है, इन्हीं के अरुणाचल के, क्रीपिंग मतलब रेंगते हुए बढ़ना, और इन्हीं अरुणाचल में इन्हीं के सांसद ने लिख के दिया कि 10 किलोमीटर घुस आया। चीन करता ये है, चूंकि हमारे बॉर्डर पे वहाँ पाकिस्तान के ट्रैक पे तार बंधे नहीं है, प्राकृतिक बाधाएं हैं, यूज है, तो वो 10 किलोमीटर घुसेगा, बहुत विरोध करेंगे, 2 किलोमीटर पीछे चले जाएगा, रहेगा वहीं। तो चीन का सतत एक आक्रमण है, और इनके दौर में ऐसा नहीं है कि वो चला गया है। दूसरी चीज दुख ये है कि गलवान घाटी के बाद केवल भारत और चीन का ट्रेड तुलना कर दीजिए, 100 अरब का व्यापार घाटा है। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे मित्र बड़े विद्वान हैं, तो इनको दीनदयाल जी का कमेंट ही हम याद दिला दें, क्योंकि बाकी को इनको नए लोग सुनना चाहते। दीनदयाल जी कहते थे बहुत उत्पादन, बहुत लोगों द्वारा उत्पादन, या लोहिया से लेके सारे बड़े थिंकर ये मानते थे। नेहरू जी के नाम से तो पेट में दर्द हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनके जो मोदी जी हैं वो चाहते हैं बहुत उत्पादन हमारे प्रिय अडानी द्वारा, तो मतलब निश्चित रूप से डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था। अगर आप चीन नहीं बन सकते ना बनिए, लेकिन कम से कम शत्रु राष्ट्र पे आयात की ऐसी निर्भरता की क्या जरूरत है? आप डाइवर्सिटी क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? अब जापान, कोरिया, अमेरिका से अगर आप आयात नहीं करते, जैसे दवा उद्योग हमारा पूरा निर्भर, यहाँ तक कि चाहे उज्जैन की मूर्ति हो या पटेल जी की मूर्ति हो, वो भी चाइना से ले आते। तो चाइना एक शत्रुता का व्यवहार भी कर रहा, सबसे ज्यादा व्यापार घाटा हम झेल रहे। चीन से लगाव, ये कौन सा लगाव है आपका? जाहिर बात है, जो सेल कंपनियां हैं, अडानी जी का जो काला कारनामा है उसमें शेयर है उनका, अब वो विषयांतर दूसरा हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ये हमारे मित्र जो है बार बार ये कहते हैं कि जैसे 2 सीट है या वो सीट है। भैया आप अपना इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से जनसंघ रहा आपका, या कहिए भाजपा रही है, अगर इस देश में किसी की सबसे बड़ी हार की परंपरा रही है तो आपकी ही रही है। आप तो नंबर 2 पे रहते ही नहीं, अगर हारेंगे तो नंबर 3 पे चले जाएंगे। अभी 10 साल ही पुराने चले जाइए उत्तर प्रदेश में, इतिहास उठा के देख लीजिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि चीन राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के जो मसले हैं उन पर बड़ा सतही कमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, इंदिरा जी का नाम आप ले रहे थे, तो आपके ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि माओ का या चीन की फॉरेन पॉलिसी का घोषित सिद्धांत है। बुंदेलखंड का उन्होंने नाम लिया था, जेपी पांडे जी, उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड में हर घर नल जा रहा है, पहले हर घर नल क्या, वहाँ पर सूखा था। मैं दोनों बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए, वो भी बड़ा अच्छा आपने याद दिला दिया। पहली बात पहले उसी को सुन लीजिए। बुंदेलखंड में ग्राउंड नल को जल नल टांग दीजिए, कौन विरोध कर रहा? पानी की सप्लाई कहाँ से करेंगे? ग्राउंड वाटर से। ग्राउंड वाटर बुंदेलखंड डार्क जोन में चला गया। नहरों की केवल प्रशंसा के लिए मैं नहीं कर रहा था, नहरों से जब वितरिकाएं निकलती हैं तो पूरे जोन का जलस्तर ऊपर आता है, पूरी एक साइकिल की व्यवस्था होती है। डार्क जोन तो पृथ्वी माता अपने गर्भ में पानी आने वाली पीढ़ी के लिए छिपा के रखी। अगर उसको ट्रेन आप कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो नल तो सूख जाएंगे। डरबन में भी सूखा, बंगलोर में भी सूखा, पूरा बुंदेलखंड का आंकड़ा जरा उठा के देखिए, डार्क जोन में नहीं। तो सवाल ये है कि बुंदेलखंड का स्थायी हल अगर चाहिए तो वो ट्यूबवेल या फिर कहिए कि समरसेबल के पानी से हल नहीं होना, उसका जलस्तर बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आपको, चूंकि अगल बगल में सरप्लस वाटर है, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। चीन का मैं एक चीज, इंदिरा जी का नाम इन्होंने ले लिया तो बता दे रहा हूँ कि देखिए, केवल 71 की जंग तो छोड़ दीजिए, वो तो न भूतो न भविष्य को सुनते, अटल जी ही दुर्गा कहते। चीन की एक 5 फिंगर पॉलिसी। एक चीज मैं बता दूं जेपी पांडे जी, एक चीज, ये जो आपने कहा अटल जी ने दुर्गा कहा था, तो एक इंटरव्यू में भी सुन रहा था, तो अटल जी ने साफ कहा था, सुनिए मेरी अब बात सुन लीजिएगा। अब आपने बात कही तो मैं कह दे रहा हूँ, वैसे इस विषय पे चर्चा नहीं है, लेकिन अब मैं भी बात कह दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि अटल जी ने दुर्गा कहा था, लेकिन मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया था कि मैंने ऐसा कभी कहा नहीं है। तो आप लोग कैसे कह देते हैं? मैं इसलिए कहता हूँ मित्र, सुन लीजिए, मैं तारीख का छात्र रहा। सिकंदर के झेलम युद्ध से लेके तराइन पानीपत से लेके आज के प्लासी युद्ध तक जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, प्रमाण से कह रहा हूँ। भारत के चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय पढ़ लीजिएगा। किसी शत्रु राष्ट्र की 90,000 आर्मी
वो सरेंडर कराने का कभी भी तारीख में एविडेंस नहीं है, और पाकिस्तान को चीर दिया गया टुकड़े में दो। ठीक है, तो ये कहिए कि इसका प्रमाण। ठीक है अश्विनी जी जवाब दे दिए, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में रहे ज्यादा बेहतर है। ठीक है जय पांडे जी। दूसरा मैं बता दूं, ध्यान सुन लीजिए, बहुत जरूरी था। 5 फिंगर पॉलिसी, जो ये चीन का नाम ले लिए थे, माओ का सिद्धांत है 5 उंगलियों का सिद्धांत, और इसी पे चीन की फॉरेन पॉलिसी है। चीन कहता था कि लद्दाख और ये नेपाल। आप जेपी भाई सब कुछ जानते हैं चीन के बारे में, आप लोग को इतना ज्ञान है चीन के बारे में, बावजूद इसके फिर अकेले माफ कीजिएगा राहुल गांधी मिलने चले जाते हैं, तो वो सब भी है ना, उस सब पे हम नहीं जाएंगे, आज विषय हमारा दूसरा है। ठीक है, अब क्यों मिलने जाते हो तो आप लोगों ने कभी बताया नहीं आपने। ठीक है अश्विनी शाह जी। हमारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जेपी जी ने, और घुमाते रहे, जलेबी बनाते रहे। ठीक है, जलेबी बनाते रहे। ठीक है, नहीं क्या हैसियत होता, ये औकात की बात नहीं है। हैसियत क्या है भाई? हैसियत मतलब ये 1942 में जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर भारत का टुकड़ा करवा दिए, जो 1942 में भारत जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो मुस्लिम लीग के साथ मंत्री बने बैठे थे। देश के दो 71,000 जो अभी कह रहे हैं ना, बांग्लादेश को अलग करा दिया भारत से, बांग्लादेश को मिला भी सकते थे भारत में, उसको अलग करा दिया, अपने पीड़ितों को नहीं ले पाए। इतनी ऐसा है सर जेपी भाई, हम इतिहास में जाएंगे तो कई सवाल उठेंगे, तो हम उस पर न जाके हम उत्तर प्रदेश पे रहे, टाइम कम है। ये राष्ट्रवादी लोग अमृतकाल, फिर से सुन लीजिए, ये राष्ट्रवादी लोग अमृतकाल चला 42 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके साथ मंत्री थे वो छिपा नहीं है, लेकिन इसी बलिया में, पूर्वांचल का नाम ले रहे थे ना, पूर्वांचल को बागी बलिया कहा जाता है, तो बागी बलिया चीतू पांडे आजाद कराए थे, उनकी मूर्ति इंदिरा जी ने लगाई थी। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तो लगाया नहीं आप लोग। ठीक है राजपथ पर ठीक है संजय सिंह, अंग्रेज की मूर्ति लगाकर खड़े थे, अंग्रेजों के कहते हैं, अंग्रेजों आपके पार्टी की स्थापना अंग्रेज ने की थी, आपके पार्टी की स्थापना अंग्रेज ने की थी। कितने तो आप लोग हैं भाई। संजय सिंह जी ठीक है अश्विनी भाई, ठीक है आपका सर, हमारा मुद्दा कुछ और है, हम इस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। इतिहास सबने पढ़ा है, इतिहास पर चर्चा करेंगे सर। तो आप भी जानते हैं बीजेपी क्या कहेगी, आप क्या कहेंगे, और इतिहास पर चर्चा ना करें तो ज्यादा बेहतर है सर। इतिहास अच्छा भी है, इतिहास खराब भी है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे सर। तो हम आपसे कई सवाल पूछेंगे। भारत को आजाद कराया हो, चीतू पांडे के मूर्ति पे माला क्यों नहीं इनका सांसद पहनाया 9 साल में, इनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहनाए? सर सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं फिर लोग, है ना, फिर भगत सिंह आजाद की बात करते हैं सर, उस पर तो आज तक आप लोगों ने माल्यार्पण नहीं किया। सर हम लोग उस पर ना जाएं सर, तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है संजय सिंह जी देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भाई हम काम कर रहे हैं, इसलिए जनता बार बार हमें वोट दे रही है, हमें जिता रही है। हम ऐसे ही नहीं है कि आप हमको ऐसे ही जनता वोट कर रही है। अगर आप भी काम कर रहे थे आपको भी जनता वोट करती। संजय सिंह जी के अंदर दो लोगों को मरवा दिया, इसका बड़ा नाम क्या होगा? आप देखिए ना, देखिए इससे बड़ा नाम क्या होगा? इसको मरवा दिया सर। जब भारतीय कानून व्यवस्था को आप नहीं मानते, भारतीय कानून व्यवस्था आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। अच्छा संजय सिंह जी उन्होंने एक बात कही, संजय भाई एक बात सुनिए ना, संजय भाई एक बात सुनिए ना संजय सिंह जी एक बात भी उन्होंने कही। ठीक है जेपी पांडे जी सर आ रहे हैं। संजय सिंह जी एक बात उन्होंने कही कि आप लोगों के समय में जिसको पाला पोसा गया था, आज उसी के जमीन पर गरीबों को घर बनाकर दिया गया है। ठीक है सर, अच्छा काम था कि नहीं था वो तो चलिए वो तो जांच का विषय है, लेकिन ये अच्छा काम था कि नहीं था कि माफिया की जमीन पर गरीबों को घर बनाकर दिया गया? संजय सिंह जी आपके पास व्यवस्था है, आपके पास व्यवस्था है, जिनके शासन में वो कब्जा हुआ, आप अधिकारियों को जेल भेजो। नहीं घर बनवा के दिया, अच्छा किया कि नहीं? देता है ये। अरे संजय भाई घर बनवा के दिया, अच्छा किया कि नहीं? या तो आप सुपीरियर हो गए, अबव द कोर्ट हो गए, या तो आप ये मान कर चलिए अबव द कोर्ट है, सुपीरियर हो गए। ठीक है संजय भाई, एक जेपी पांडे जी आपसे छोटा सा सवाल है। ठीक है जेपी पांडे जी ठीक है संजय भाई आप दोनों से ही सवाल है, समय कम है 10 सेकंड। जेपी पांडे जी सवाल ये है कि कितने माफियाओं की जमीन पर आप लोगों ने गरीबों को घर बनाकर दिया है सर?
अरे हम तो बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं योगी जी को। उन्होंने ब्रजेश जी को सत्याग्रही घोषित कर दिया, धनंजय को घोषित कर दिया, और जाहिर बात है कि दिनेश सिंह को कर दिया है। तो बाबा वन डिस्ट्रिक्ट सर वो ठीक है, वो लोग गुंडे माफिया हैं, लेकिन अगर ये कितने लोगों की जमीन पर अभी तक घर बनाकर दिया गया है? अब तो पुलिस ही माफिया है। पुलिस शादी लूट रही है, पुलिस हत्या कर रही है, पुलिस तस्करी कर रही है, ये तो पुलिस स्टेट बना दिए हैं। आप ये देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि मैं ना तो जिले का नाम लूंगा, ना मैं अधिकारी का नाम लूंगा, ना मैं उस बच्ची का नाम लूंगा जिस बच्ची के साथ किसी पुलिस अधिकारी ने थाने में क्या किया। आप देखिए, एक संत होने के नाते आपकी क्या 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 जिम्मेदारी थी। आप देखिए, हाथरस, उन्नाव, इसके बाद ललितपुर, ये शोभा देता है, ये शोभा देता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो आप निरंकुश हो गए, एक आपके पुलिस वाले निरंकुश हो गए, दोनों का एक दूसरे पर कोई कंट्रोल नहीं है। सर मैं बार बार कहता हूँ संजय भाई, जब क्राइम की बात आती है तो संजय भाई समय कम है मेरे पास, लेकिन मैं आपको बता दूं, मायावती के शासन के बाद जब आपका शासन आया था तो 15% से ज्यादा क्राइम आपके शासन में बढ़ गया था। दंगे तो इतने हो रहे थे, आपसे क्या बताएं। तो सर वो सब भी हम लोग को नोट करना पड़ेगा कि उस समय उस समय क्या ठीक था, उस पर भी बात करेंगे तो अच्छा लगता है। आप देखेंगे। ठीक है सर, बहुत कम समय हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।